Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we will continue our economics fourth chapter, food security in India, जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे रामू और अहमद के बारे में। ये देखा था कि पॉवर्टी जो है वो कैसी है, किस बेस पर होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉवर्टी के लिए। फूड इनसिक्योरिटी किसे कहते हैं? जिसे 2 वक्त का खाना भी अगर नहीं मिलता है तो वो क्या कहलाएगा? फूड इनसिक्योर पर्सन कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो फूड इनसिक्योरिटी है, इसके लिए आप पेज नंबर 45 निकालिए। पेज नंबर 45 पर अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे NHFS कि ये एक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। कब? 1998-99 में। द नंबर ऑफ सच वुमेन एंड चिल्ड्रन इज अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़। कि इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो वुमेन जो कि फूड इनसिक्योरिटी में आती है, जिनको खाना पीना अच्छे से नहीं मिलता है, जो बच्चे होते हैं वो भी फिर कमज़ोर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको अच्छी परवरिश नहीं मिल पाती, अच्छे भरण पोषण उनका अच्छे से नहीं होता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि वो भी इसी कैटेगरी में उनकी जो न्यूट्रिशन जो प्रेजेंट होना चाहिए उतना वो क्वांटिटी जो है उतना नहीं प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या है वो बच्चे फूड इनसिक्योरिटी में काउंट किए जाते हैं। तो ऐसी जो वुमेन्स हैं जिनको फूड इनसिक्योरिटी में काउंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू NHFS, उनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 11 करोड़। द फूड इनसिक्योर पीपल आर डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इन सम रीजन्स ऑफ द कंट्री। कि जो फूड इनसिक्योर पीपल हैं उनकी जो रेशियो है, उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। एंड सच एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट विद द हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। कि इसमें मेन रीजन क्या है? सबसे पहला पॉवर्टी, दूसरा ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज की मोस्टली वो पर्सन्स कहाँ सिचुएटेड हैं, कहाँ लोकेट होते हैं? ट्राइबल एरियाज में, यानी कि जो बहुत बैकवर्ड एरिया हो, जहाँ कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो, तो ऐसे एरियाज में जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। एंड रीजन्स फॉर मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स, और ऐसे रीजन्स में रहना जहाँ नेचुरल डिजास्टर्स ऑकर हो सकते हैं, तो ऐसे रीजन्स जो है वहाँ के भी लोग क्या होंगे? फूड इनसिक्योरिटी को फील करेंगे। In fact, the states of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal, Chhattisgarh, parts of Madhya Pradesh and Maharashtra account for largest number of food insecure people in the country। कि हमारे कंट्री के अंदर मोस्टली कौन कौन से स्टेट्स में पीपल्स जिनको फूड इनसिक्योरिटी में काउंट किया जाता है, उनकी क्वांटिटी, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। अभी तक तो हम देख रहे थे फूड इनसिक्योरिटी कि फूड जो है उनको अवेलेबल क्वांटिटी में नहीं मिल पा रहा है। अब दूसरा जो एस्पेक्ट है वो क्या है? हंगर, भूखा रहना। ठीक है, अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी, जो भी किस में काउंट किए जाते हैं? फूड इनसिक्योरिटी में। हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। यानी कि हंगर जो है वो फूड इनसिक्योरिटी का ही क्या है? एक पार्ट है। इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर। यानी कि अगर मान लो किसी को भूख लग रही है तो उसने एक बार खाना खाया, एक बार तो भूख मिट गई, लेकिन आगे क्या? आगे दोबारा उसे मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई निश्चितता नहीं है, कोई उसकी मतलब कि फिक्स नहीं है कि उसको मतलब कि फ्यूचर में उसके लिए खाना है या नहीं है। अगर उसने एक टाइम खा लिया तो दूसरी बार उसके लिए है कि नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो भी किस में आती है? फूड इनसिक्योरिटी में आती है। हंगर हैज क्रोनिक एंड सीजनल डायमेंशन। क्रोनिक हंगर इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्राइंग। यानी कि जो हंगर है इसे भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है क्रोनिक हंगर एंड दूसरा होता है सीजनल। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज क्रोनिक एंड सेकेंड इज सीजनल। तो क्रोनिक हंगर क्या होता है? क्रोनिक हंगर मीन्स consequence of diet persistent
inadequate in terms of quantity and or quality. Poor people suffer from chronic hunger because of their very low income and in turn inability to buy food even for survival. इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे कि जो गरीब लोग हैं उन लोगों की इनकम बहुत कम होती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, इतनी इनकम नहीं होती कि वो अपना 2 वक्त का खाना भी ले सके। इनकम तो है लेकिन इतनी कम है कि वो खाना भी नहीं जुटा सकते। ठीक है, तो अपने सर्वाइवल के लिए जहाँ जो लोग खाना जो है फूड जिनको अवेलेबल नहीं है तो वो किस में आएंगे, क्रोनिक हंगर में आते हैं। ठीक है, और सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। दिस इज प्रेवलेंट इन रूरल एरियाज and because of the seasonal nature of agriculture activities and in urban areas because of casual laborers. Example, there is less work for casual construction laborer during the rainy season. This type of hunger exists when a person is unable to get work from the entire year. कि क्रोनिक हंगर तो कौन से हंगर होते हैं, जिनको इनकम नहीं है, जिनके पास में बिल्कुल भी कोई इनकम का सोर्स नहीं है और है भी तो इतना नहीं है कि वो अपने लिए खाना खरीद सके, वो किस में आएंगे, क्रोनिक हंगर में आएंगे। सीजनल हंगर, जैसे कि सीजनल जो एक्टिविटीज होती हैं आपकी, है ना, सीजनल एक्टिविटीज होती है ना कि कुछ सीजन में तो काम चलता है, बाकी सीजन्स में क्या होता है, वो खाली बैठे होते हैं। उसी तरीके से सीजनल हंगर मीन्स जब उनके पास काम है तब तो उनके पास खाना है, जब उनके पास काम नहीं है तो उनके पास खाना भी नहीं है, वो सीजनल हंगर में आते हैं। रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज करते हैं उनके लिए वो हंगर हो जाती है जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। और अर्बन एरियाज के अंदर जो सीजनल एक्टिविटीज ही ऑकर होती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, जो मजदूर के रूप में कहीं काम कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तो उसमें रेनी सीजन में कोई काम नहीं होगा तो वो 2-3 महीने क्या हो गया, वो बेरोजगार हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया। तो उस टाइम पर वो क्या कहलाएगा, यानी कि जिस सीजन में उसके पास पैसे हो, खाना खरीद सके, वो तो उसकी मतलब कि अवेलेबल होगा, और अदरवाइज वो क्या होगा, सीजनल हंगर में काउंट किया जाता है। और जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है वो क्रोनिक हंगर में आते हैं। ठीक है, सो ये परसेंटेज दिए हुए हैं, परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विथ हंगर इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर सीजनल कितने हैं हंगर पीपल और क्रोनिक कितने हैं, उनका ये टेबल बनाया हुआ है। नेक्स्ट है, इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस, कि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर, फूड इनसिक्योरिटी है, फूड अवेलेबल नहीं है लोगों के पास में, हंगर है, हंगर भी 2 तरीके की है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल खाना नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सीजनल हंगर है, हंगर सरवाइव कर रहे हैं, है ना। तो ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया जो है वो क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, की जितने भी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, जितने भी फूड ग्रेन्स यहाँ सप्लाई होते हैं वो सब इंडिया में ही अवेलेबल है, यहीं पर ही उनका कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसी मेकर्स अडॉप्टेड ऑल मेजर्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, की फूड ग्रेन्स जो है वो मोस्टली यहाँ हर तरीके के फूड ग्रेन अवेलेबल हो, ऐसा इंडिया को डेवलप किया गया। ठीक है, इंडिया अडॉप्टेड ए न्यू स्ट्रैटेजी इन एग्रीकल्चर, इसके लिए क्या अपनाया इंडिया ने, एक न्यू स्ट्रैटेजी, एक न्यू आइडिया अडॉप्ट किया। ठीक है, किसमें, एग्रीकल्चर में, विच रिजल्टेड इन ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसका रिजल्ट क्या था, ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन का मेन एम क्या था, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, वीट और राइस का प्रोडक्शन जो है उसको इतना बढ़ाना कि जो पॉपुलेशन है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। सो स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस, ग्रीन रिवोल्यूशन जो कि वीट और राइस का प्रोडक्शन किया जाता था इसमें। इंदिरा गांधी, the then Prime Minister of India, officially recorded the impressive strides of Green Revolution in agriculture by releasing a special stamp entitled White Revolution in July 1968, कि इंडिपेंडेंस से जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर कौन थे अपने, इंदिरा गांधी, उन्होंने 1968 में व्हाइट रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। एंड द सक्सेस ऑफ व्हीट वाज लेटर रेप्लिकेटेड इन राइस, जब व्हीट को सफलता मिली ग्रीन रिवोल्यूशन में तो राइट का कल्टीवेशन किया गया। The increase of food grain was however disproportionate. The highest rate of growth was achieved in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, which was 44.01 and 30.021 million ton in 2015-16. The total food grain production was 252.22 million ton
in 2015-16 and it has changed 275.68 million ton in 2016-17। कि अब देखो कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो कैसे इंक्रीज हुई है आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में। इन ईयर 2015-16 2015-16 के अंदर जो ग्रोथ रेट है किसकी, वीट और राइस की, 44.01, ये तो है आपका यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और 30.21 ये है आपका मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। ये क्या इंक्रीज किया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। द फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज 252 मिलियन टन, ये इंक्रीज हुआ आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन 252.22 मिलियन टन, ठीक है, यही सेम ईयर में। और यही सेम आपका एमपी के अंदर इंक्रीज हुआ कितना, 270, सॉरी सेम ईयर में नहीं है ये, 16-17 में, 2016-17 के अंदर, और 275.68 मिलियन टन, ठीक है। कि आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में, यानी कि पहले जो प्रोडक्शन रेट था वो कितना था, 44.01 यूपी में और 30.21 एमपी के अंदर। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में ये प्रोडक्शन रेट देखो कितनी इंक्रीज हो गई ना। ये तो सिर्फ इतना ही परसेंटेज था, ये इतना इंक्रीज होके आ गया, कब, आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में। जब इतना इंक्रीज हुआ तब फिर भी हम क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर, फूड इनसिक्योरिटी है, हंगर देख रहे हैं हम, है ना। तो ये सारी सिचुएशन है। तो उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन इन द फील्ड ऑफ व्हीट which was 26.87 and 17.69 मिलियन टन इन 2015-16। कि 15-16 में यूपी और एमपी दोनों के अंदर व्हीट और राइस का बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ। वेस्ट बंगाल एंड यूपी ऑन द अदर हैंड रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंटली प्रोडक्शन ऑफ राइस। वहीं पर हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल और यूपी के अंदर जो राइस का प्रोडक्शन है वो कितना था, 15.75, 12.51, 15.75 और 12.51। ये कहाँ है आपका, ये है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर और ये यूपी में। किसका प्रोडक्शन हुआ, राइस का प्रोडक्शन हुआ आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में। सो विजिट सम फार्म इन ए नियर बाई विलेज एंड, सॉरी, नेक्स्ट है आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। Since the advent of green revolution in the early 1970s, the country has avoided famine every during adverse weather condition। कि जब हम देख रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन है, वाइट रिवॉल्यूशन जो है उसको बढ़ाया गया है, इतना प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या देख रहे हैं, फूड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। फूड सिक्योरिटी होने के साथ साथ भी क्या देख रहे हैं, फेमाइन जैसी कंडीशन, यानी कि जहां पर भूखमरी है, अकाल जैसी स्थिति है, जहां लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। जब भी मौसम खराब होता है तो क्या होता है, लोगों के पास अनाज नहीं होता है। तो इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर बिकॉज ऑफ ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। कि इंडिया के अंदर मोस्टली ज्यादातर जितने भी एरियाज हैं वो सब में फूड ग्रेन कल्टीवेट किया जाता है, इसीलिए हर तरह के फूड ग्रेन्स यहाँ अवेलेबल होने के कारण यहाँ क्या बताया जाता है, ये सेल्फ सफिशिएंट बताया गया। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन इवन इन एडवर्स वेदर कंडीशन और अदरवाइज एट द कंट्री level has further been ensured with a carefully designed food security system by the government. This system has two components, buffer stock and public distribution system। कि जो वेरिएशन हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन तो हो रहा है, फूड सिक्योरिटी भी है, लेकिन इसको किस तरीके से लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो उसके लिए टू कंपोनेंट सेटअप किए गए। एक तो है आपका बफर स्टॉक
और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखो आप, बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक, buffer stock is the stock of food grain namely wheat rice procured by government through the food corporation of India। बफर स्टॉक क्या है? एक स्टॉक है जहां पर, सपोज आप मान लो इसको एक स्टोर है जहां पर फूड ग्रेन्स को स्टॉक करके रखा जाता है, ठीक है, जैसे कि वीट है और राइस है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टोर किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? FCI। इसको आप अंडरलाइन कर लो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। FCI क्या है? जहां गवर्नमेंट के द्वारा फूड ग्रेन्स जो हैं उनको स्टॉक किया जाता है, स्पेशली वीट और राइस का। The FCI परचेज wheat and rice from the farmer in state। FCI क्या करता है? जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो क्या करेगा कि जो फार्मर्स हैं उनसे वीट और राइस को कलेक्ट कर लेगा, परचेज कर लेगा। परचेज वीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर इन स्टेट वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन, कि जहां पर वीट और राइस का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उनसे परचेज कौन करेगा? FCI परचेज करेगा। किन से? फार्मर्स से, जिन फार्मर्स के पास में वीट और राइस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। द फार्मर्स आर पेड ए प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप। फार्मर्स जो होगा वो किसको सप्लाई करता है? FCI को। किस प्राइस में सेल करेगा? वही प्राइस जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स कर रखी है पर्टिकुलर ग्रेन्स के लिए वो सप्लाई करेगा उसी प्राइस के अकॉर्डिंग, जैसे वीट और राइस, ठीक है, जो फिक्स्ड प्राइस अमाउंट जो फिक्स की गई है उसी के अकॉर्डिंग। दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि सपोज आप मान लो कि जो आपका वीट है या राइस है ये 150 पर केजी, सपोज मान लो कि 1 केजी का 150 रुपीज इसने फिक्स किया हुआ है, वही प्राइस जो फिक्स की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, फार्मर उसी प्राइस में किसको सेल कर रहा है? FCI को, ठीक है, ये कॉरपोरेशन हो गया। ये जो प्राइस फिक्स किया गया है इसे क्या कहा जाता है? ये होता है मिनिमम, ज्यादा एम लग गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसे हम क्या कहते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। शॉर्ट फॉर्म में इसे MSP कहा जाता है, ठीक है, जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स की गई है फार्मर्स के लिए सेल करने के लिए। The MSP is declared by the government every year before the sowing season to provide incentive to farmer। ये जो MSP होता है ये हमेशा हर साल जब सोइंग सीजन में, यानी कि जब बीज लगाए जाते हैं तो उसी टाइम पर ही क्या कर दिया जाता है? फिक्स कर दिया जाता है कि वीट का प्राइस आपका इतना होगा, राइस का इतना होगा, अलग अलग प्राइसेस जो हैं वो एक फिक्स कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू फार्मर फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स, ताकि जो फार्मर है जो क्रॉप ग्रो कर रहा है उनको भी क्या मिल सके? उनको भी पता चल सके कि कितनी तो प्राइस है, हमें इसमें कितना इन्वेस्ट करना है और उसके बाद में हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो वो सारी इंसेंटिव्स जो है वो सारी इनको मिल जाती है। छूट कितनी मिल रही है तो वो सारी चीजें वो क्या कर सकता है? सेट कर सकता है ना पहले से ही। फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? क्रॉप्स को ग्रो करेगा। अगर उसको पता चले कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा? ज्यादा क्रॉप ग्रो करेगा, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देगा, ज्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज करेगा, अच्छी क्वालिटी के सीड्स वो यूज करेगा, क्योंकि उससे क्या होगा? उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। द परचेज फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। फिर उसके बाद में जो फूड ग्रेन परचेज किए जाते हैं उनको कहाँ स्टोर किया जाता है? ग्रेनरीज में, ठीक है, कहाँ स्टोर किया जाता है ग्रेन्स को? ग्रेनरीज में। अंडरलाइन कर लो इसको कि फूड जो ग्रेन्स है उनको स्टोर किया जाता है ग्रेनरीज में। डू यू नो वाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट? कि ये बफर स्टॉक क्यों बनाया गया है?
because this is done to distribute food grains in the deficit area and among the poorer strata of the society at a price lower than the market price, also known as issue price. कि ये जो स्टॉक किया जाता है फूड ग्रेन्स का, क्यों किया जाता है? ताकि जो पीपल, जो लोग जिनको अनाज नहीं मिलता है, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, कोई खेती नहीं करते हैं, जो खरीद नहीं पाते हैं, उन लोगों को ये फूड ग्रेन सप्लाई कर किया जा सके। जैसे आप देखते हो ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो राशन की दुकान पर राशन लेने जाते हैं, तो उनको मार्केट प्राइस से बहुत कम प्राइस में गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, चीनी मिलती है ना, उनका कार्ड भी अलग बना हुआ होता है। तो उस प्राइस को हम क्या कहते हैं? इशू प्राइस। इशू प्राइस। फार्मर किसी भी प्राइस में गवर्नमेंट को सेल कर रहा है, गवर्नमेंट जो है वो रिटेलर्स जो होते हैं उनको सेल करती है, और उसके बाद में जिस प्राइस में हम चीजों को खरीद के लेकर आते हैं वो क्या कहलाता है? इशू प्राइस कहलाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? इशू प्राइस। दिस ऑल्सो हेल्प रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशन और ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ कैलामिटी। यानी कि जब भी अगर मौसम खराब हो, ऐसे टाइम पर अगर लोगों के पास अनाज नहीं होता है, तो उस टाइम पर क्या कर सकती है गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई करती है। जैसे कि अभी देखो, इस कोरोना के टाइम पर गवर्नमेंट ने कितने फूड ग्रेन्स जो है वो सप्लाई किया है काफ़ी टाइम तक, जैसे 6-6 महीने तक लोगों को क्या दिए? गेहूं वगैरह फ्री दिए ना, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अनाज दिया है। तो वो कहाँ से आया? उसी स्टॉक से, जो स्टॉक था उसी से ही तो निकाल कर दिया गया ना। ये तो है नहीं कि तुरंत खेती की और तुरंत गेहूं निकाल के दे दिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो एक फिक्स टाइम के लिए उसको स्टॉक करके रखा जाता है कि जब भी कोई सिचुएशन ऐसी हो जब लोगों को जरूरत हो तो उस टाइम पर क्या किया जा सके? सप्लाई किया जा सके। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? बफर स्टॉक कहते हैं। आया समझ में आप लोगों को? यस, बाकी सबको आया समझ में? यस मैम। नेक्स्ट है व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। वैसे तो बफर सिस्टम जो है, बफर स्टॉक अलग चीज है, बफर सिस्टम अलग चीज है ना। बफर स्टॉक तो क्या है? जिसके अंदर हम फूड ग्रेन्स को स्टॉक कर रहे हैं। और बफर सिस्टम क्या क्या होता है? क्या होता है बफर सिस्टम? जिसके अंदर अनाज के बदले हम दूसरी चीज ले रहे हैं। आपके पास चीनी है और आप किसी से चावल चाहते हो, तो आप उसको चीनी दे दोगे और उससे चावल ले लोगे, है ना। वो क्या होता है? बफर सिस्टम कहलाता है। अब नेक्स्ट है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस जिसका शॉर्ट फॉर्म है। द फूड प्रोक्योर्ड बाय द एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप अमॉन्ग द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दिस इज कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कि एफसीआई जहां पर फूड जो है वो सिक्योर था, स्टॉक के रूप में एफसीआई में फूड को सिक्योर किया गया। एफसीआई से जहां राशन की शॉप पर उन स्टॉक को लेकर आया जाता है, ठीक है, और यहाँ इस शॉप से किसको सप्लाई किया जाएगा? पुअर पीपल को, जिनके पास ज्यादा खरीदने के पैसे नहीं होते, तो कम पैसे में उनको क्या किया जाता है? सप्लाई किया जाता है। इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, एफसीआई से पुअर पीपल को राशन शॉप की हेल्प से जो फूड ग्रेन सप्लाई किए जाते हैं वो क्या कहलाता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। राशन शॉप आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज। मोस्टली हर जगह हम देखेंगे राशन की शॉप, विलेजेस, टाउन्स और सिटीज के अंदर। देयर आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप ऑल ओवर द कंट्री। यानी कि पूरे कंट्री के अंदर कितने राशन शॉप है? 5.5 लाख। राशन शॉप ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप। यानी कि जो राशन की जो शॉप होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? फेयर प्राइस शॉप कहते हैं। इनकी जो पूरे कंट्री के अंदर कितनी है? 5.5 लाख शॉप्स है। ठीक है, पूरे कंट्री के अंदर। कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। जैसे इनके पास कौन कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं? जैसे कि फूड ग्रेन्स होते हैं, वीट है, राइस है, शुगर, केरोसिन फॉर कुकिंग,
केरोसिन और शुगर जो है वो दिया जाता है, मार्केट प्राइस से कम प्राइस में यहाँ मिलता है. These items are sold to people at a price lower than the market price. कि यहाँ पर जो राशन की शॉप में जो चीजें लोगों को अवेलेबल होती है, कौन कौन सी? फूड ग्रेन, शुगर और केरोसिन, ये मार्केट प्राइस से बहुत कम प्राइस में सप्लाई की जाती है. एनी फैमिली विथ ए राशन कार्ड कैन बाई ए स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम. यानी कि जिसके पास भी राशन कार्ड है वो जाकर क्या कर सकते हैं, ये चीजें ले सकते हैं राशन शॉप से. क्या क्या चीजें होते हैं? जैसे कि 35 kg ऑफ ग्रेन्स, 5 लीटर ऑफ केरोसिन एंड 5 kg ऑफ शुगर. जैसे कि उसे अनाज मिल गया, गेहूं मिल गए, कितने? 35 kg, शुगर मिल गया 5 kg और केरोसिन मिल गया 5 लीटर. तो बहुत है ना इतना, है ना? तो इजीली इतनी क्वांटिटी जो है मोस्टली दी जाती है एवरी मंथ फ्रॉम द नियर बाई राशन शॉप. और इतनी क्वांटिटी जो है वो एवरी मंथ जो है वो सप्लाई की जाती है. ठीक है. अब इसके बाद में हम देखेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया dates back to the 1940s against the backdrop of the Bengal famine. कि ये जो राशन शॉप है इनको इंट्रोड्यूस कब किया गया इंडिया के अंदर? 1940s के बाद में. 1940s के बाद में क्यों किया गया? क्योंकि बंगाल में जो फेमाइन हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर जब क्रॉप्स वगैरह, वेदर कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ, क्रॉप्स वगैरह ग्रो नहीं हुए, तो उस टाइम पर बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया था, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की जान गई थी. और उसी के बाद में इस राशनिंग सिस्टम को शुरू किया गया. ठीक है. कब? आफ्टर 1940s. The rationing system was revived in the wake of an acute food shortage during the 1960s prior to the Green Revolution. यानी कि जब ग्रीन रिवोल्यूशन बढ़ाया तो उसी टाइम पर क्या है, राशनिंग सिस्टम को स्टार्ट किया गया. In the wake of the high incidence of poverty level, the reported by the NSSO in the mid 1970s, 3 important food intervention programs were introduced. यानी कि जो फूड को कैसे स्टोर किया जा सकता है या कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लोगों तक, उसके इनिशिएट के लिए, उसको चालू करने के लिए 3 प्रोग्राम्स जो हैं वो लगाए गए. कौन कौन से? एक तो है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. फर्स्ट जो है वो है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. दूसरा है 3 प्रोग्राम्स जो शुरू किए गए, उसमें सबसे पहले आता है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. दूसरा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस. ICDS. ये क्या है आपका? PDS. ठीक है. और थर्ड जो प्रोग्राम है वो है फूड फॉर वर्क. फूड फॉर वर्क, FFW. ठीक है. इनको चालू किया गया. So, public distribution system for food grain in existing earlier by strengthened thereafter. Integrated Child Development Service introduced in 1975 on an experimental basis and Food for Work introduced in 1977 to 78. यानी कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको इनिशिएट किया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है आफ्टर 1960. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको चालू किया गया आपका 1975 में, और ये था आपका 1977 88 में, 78 में, सॉरी, 77 टू 78 के बीच में चालू किया गया. And over the year, new programs have been launched and some have been restructured with the growing experience of administering the program. At present, there are several poverty alleviation programs.
मोस्टली इन रूरल एरियाज, कि ये अलग अलग प्रोग्राम्स जो हैं इनको इनिशिएट करने का मेन पर्पस क्या था, फूड सिक्योरिटी को डेवलप करना, उसके साथ साथ जिन लोगों को जरूरत है वहां तक खाना पहुंचाना। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें देखा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा क्या हो रहा था, लोगों तक फूड ग्रेन्स पहुंचाए जा रहे थे। वही मेन पर्पस था, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट किया गया। और वही फूड फॉर वर्क, कि कोई भी काम होगा वो किसके बेस पर होगा, फूड के बेस पर होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोग्राम्स जो है वो इनिशिएट किए गए। इसी के साथ में ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसका नाम था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है ये अपने थर्ड चैप्टर में भी था ना, जिसका एक टॉपिक जो कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, पॉवर्टी को कैसे रिमूव किया जाए उसके लिए जो अलग अलग प्रोग्राम इनिशिएट किए थे, उसी में से एक टॉपिक था जिसका नाम है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ठीक है, मोस्टली इन रूरल एरियाज, कि इसको कहाँ डेवलप किया गया, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को मोस्टली रूरल एरियाज के अंदर, एंड विच हैव एन appreciate food component also. While some of the programs, most of the PAPs also enhance food security, employment program greatly contribute to food security by increasing the income of the poor. कि मेन इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, एक तो हो गया आपका फूड सिक्योरिटी होना, फूड सिक्योरिटी के साथ साथ पॉवर्टी रिमूव करना, पॉवर्टी को रिमूव करना। क्योंकि अगर पॉवर्टी नहीं होगी तो फूड सिक्योरिटी तो अपने आप बन जाएगी। जो जो पुअर नहीं है वो तो इजीली अपना 2 टाइम का खाना जो है वो खरीद सकता है ना। तो फूड सिक्योरिटी और पॉवर्टी रिमूव करना इन्हीं सभी प्रोग्राम्स का मेन एम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि जो करंट स्टेटस क्या है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उनका करंट स्टेटस क्या है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उन्होंने जो स्टेप्स लिया कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होगा उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे टुवर्ड फूड सिक्योरिटी। इन द बिगिनिंग द कवरेज ऑफ द पीडीएस वाज यूनिवर्सल विथ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर। कि सबसे पहले तो इसमें क्या देखा गया कि जो पुअर है कि नॉन पुअर है उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं किया गया, कि जो गरीब है नहीं है सबको क्या होगा, बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओवर द ईयर द पॉलिसी रिलेटेड टू पीडीएस हैज बीन रिवाइज टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड टारगेटेड। धीरे धीरे क्या किया गया, इसमें डेवलपमेंट किए गए, और इस डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या किया गया, इस पीडीएस प्रोग्राम को और ज्यादा डेवलप किया गया। इन 1992 रेवाम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम RPDS was introduced in 1700 blocks in the country। यानी कि कंट्री के जो अलग अलग ब्लॉक्स है उसमें किस सिस्टम को, ये जो पीडीएस सिस्टम है इसको और ज्यादा इनिशिएट, यानी कि इसी में और ज्यादा चेंजेस लाने के बाद में इसको नया नाम दिया गया जो क्या है, रेवाम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। The target was to provide the benefit of PDS to remote and backward areas। कि अभी तक तो हम क्या देख रहे थे कि जो पुअर है अनपुअर है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस पीडीएस सिस्टम को जब और ज्यादा डेवलप किया गया तो उस डेवलपमेंट के साथ में क्या देखा गया कि जो बैकवर्ड एरियाज है, कि जो रूरल एरियाज है अर्बन एरियाज है वहां के लोग तो इजीली सबको फूड ग्रेन्स जो है अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन जो रिमोट एरियाज है जहां पर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो ऐसे एरियाज में सप्लाई करना। From June 1997, in a renewed attempt, targeted public distribution system was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas। यानी कि ये जो TPDS इसका नाम चेंज किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिस बेस पर 1997 में हर एक पर्सन, हर एक एरियाज में फूड ग्रेन्स को सप्लाई किया जाना चाहिए, यानी कि हर लोगों तक क्या पहुंच सके, फूड ग्रेन्स जो है वो पहुंचाया जा सके, ताकि कोई भी फूड इनसिक्योरिटी जो है लोगों के पास ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक आप अपने चैप्टर को रीड करिए, आगे के टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे। और इससे पहले का चैप्टर जो है वहां तक के क्वेश्चन आंसर सबके कंप्लीट है? यस मैम। तो नोटबुक चेक करवाओ बेटा सब, अंजलि, अभिषेक,
तो बाद में करवाएगा। मुस्तकिम और स्नेहा, आप लोग भी अपनी नोटबुक सबमिट करो। और गर्वित, आपका भी अगर नेक्स्ट चैप्टर हो गया है तो नोटबुक चेक करवा लेना बेटा। यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट है? नो मैम। ओके।